हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। लास्ट वीडियोस पे आप लोगों ने कमेंट किया था कि मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी कंटेंट लेके आऊं, तो इसीलिए अब से जितने भी बीएड के वीडियोस में डालूंगी वो सब इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। तो चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर लिख रहे हो या आपका मीडियम हिंदी हो, आप सभी के लिए ये वीडियोस बेनिफिशियल हैं। बीएड के सारे वीडियोस एकदम लेटेस्ट सीबीसीएस पैटर्न पे बेस्ड हैं। आज के वीडियो में हम पेपर कोड एडू बीएड 101 यानी 101, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मूल सिद्धांत, इसका यूनिट 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है स्कूल एज एन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, एक शिक्षण संगठन के रूप में स्कूल। एंड फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन, बीएड के बाकी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए अब देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि शिक्षण संगठन, विजन, मिशन और उद्देश्य। स्कूल एज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल एक शिक्षण संगठन के रूप में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव स्कूल, एक प्रभावी विद्यालय के लक्षण। इमर्जिंग रोल ऑफ स्कूल इन चेंजिंग कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के बदलते संदर्भ में स्कूल की उभरती भूमिका। प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स, मीनिंग, व्यावसायिक मूल्य और नैतिकता, अर्थ। और प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स ऑफ अ टीचर, यानी कि एक शिक्षक के व्यावसायिक मूल्य और नैतिकता। इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन पढ़ते हुए हम देखेंगे कि एक इफेक्टिव आंसर और स्कोरिंग आंसर कैसे लिखना है। तो स्कोरिंग आंसर लिखने के लिए ये जानना जरूरी है कि आपको इस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन विथ रेफरेंस टू इट्स विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा, कमेंट ऑन स्कूल एज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव स्कूल। क्वेश्चन 4, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स एंड मेंशन द प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स ऑफ अ टीचर। और फिफ्थ क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन इमर्जिंग रोल ऑफ स्कूल इन चेंजिंग कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि शिक्षण संगठन, उसका दृष्टिकोण, मिशन और उद्देश्य। पीटर सेंगे 1990 फर्स्ट फ्लोटेड द कंसेप्ट ऑफ द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू हिम, learning organizations are organizations where people continually expand their capacity to create the results they truly desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning to see the whole together. The basic rationale for such organizations is that in situations of rapid change, only those that are flexible, adaptive, and productive will excel. इसका मतलब है कि पीटर सेंगे 1990 में उन्होंने सबसे पहले शिक्षण संगठन की अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार शिक्षण संगठन ऐसे संगठन हैं जहां लोग अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए लगातार अपनी क्षमता का विस्तार करते हैं, जहां सोच के नए और व्यापक पैटर्न को पोषित किया जाता है, जहां सामूहिक आकांक्षा को मुक्त किया जाता है और जहां लोग लगातार देखना सीख रहे हैं, सब एक साथ। ऐसे संगठनों के लिए मूल तर्क यह है कि तेजी से बदलाव की स्थितियों में केवल वे ही उत्कृष्ट होंगे जो लचीले, अनुकूली और उत्पादक हैं। लर्निंग का मतलब होता है सीखना और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, यानी एक ऐसा संगठन जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, समय के अनुसार अपने अंदर बदलाव लाता रहता है। यानी कि कुछ ऐसे आप स्कूल्स या ऑर्गेनाइजेशंस देखते होंगे जो कई सालों से एक ही तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर अमिताभ और शाहरुख की मूवी देखी हो मोहब्बतें, तो उसमें अमिताभ का डायलॉग रहता है ना कि गुरुकुल के 3 स्तंभ है, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। तो कई सालों से गुरुकुल इसी पे चलते आ रहा है। तो कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जो एक ही बहुत ही ज्यादा रिजिड फॉर्म में चलते आते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो समय के साथ बदलता है, नई टेक्नोलॉजीज को अपनाता है, पुरानी रूढ़ियों को तोड़ता है, ठीक है।
A learning organization is a company that continuously learns and develops itself through the process of creating new knowledge. The goal is to create a culture where employees are encouraged to learn and grow, which leads to sustainable competitive advantage. तो शिक्षण संगठन एक ऐसी कंपनी है जो नए ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से लगातार सीखती है और खुद को विकसित करती है। लक्ष्य एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना है जहां कर्मचारियों को सीखने और बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ मिलता है। तो ये तो थी बात लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की। अब हम इसके कंटेक्स्ट में 3 चीजें सुन रहे हैं, विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव। चलिए देखते हैं इन तीनों शब्दों में डिफरेंस क्या है। The vision is what you want to accomplish. Mission is of how you will achieve your vision. And objectives means what needs to be accomplished to implement the strategy. Vision यानी कि दृष्टिकोण वह है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। मिशन यह है कि आप अपना लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे। और उद्देश्यों का अर्थ है कि रणनीति को लागू करने के लिए क्या पूरा किया जाना चाहिए। चलिए इन तीनों को एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको बनना है सरकारी टीचर, ठीक है। गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने अपना लक्ष्य डिसाइड किया। उसके बाद अब आप सोचेंगे कि अब मैं गवर्नमेंट टीचर कैसे बनूंगा। तो आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि अच्छा मुझे यहाँ से नोट्स लेने हैं, ऑनलाइन क्लासेस करनी है, इस तरह से पढ़ना है, एग्जाम देना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये आपने स्ट्रैटेजी बना ली। अब स्ट्रैटेजी बनाने के बाद आप ये सोचेंगे कि किस तरह से अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करूं। तो आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे कि मुझे इतने बजे उठ जाना है, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, इतने से इतने बजे तक पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट टीचर बनना था, ये था आपका विजन। गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको किस तरह से पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, ये था आपका मिशन, यानी जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई। और अब उस मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए आप सुबह उठ के पढ़ना शुरू करेंगे, इतने घंटे से इतने घंटे का टाइम इस चीज को देंगे। ये जो पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन था अपनी स्ट्रैटेजी का, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। यानी आप पहले एक लक्ष्य बनाइए, फिर उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे इसकी स्ट्रैटेजी बनाइए, और फिर उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करिए। इन्हीं 3 चीजों को कहते हैं विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्कूल एज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। एक शिक्षण संगठन के रूप में स्कूल। द विजन एंड मिशन ऑफ अ स्कूल आर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स और डिक्लेरेशंस ऑफ इट्स वैल्यूज, पर्पस एंड फ्यूचर. They are the core values, objectives, and aims through which a school walks on the trajectories of success. As the saying goes, without vision and mission, people perish. The same applies to school. किसी स्कूल का दृष्टिकोण और मिशन उसके मूल्य, उद्देश्य और भविष्य के मजबूत बयान या घोषणाएं हैं। वे मूल्य उद्देश्य हैं जिनके माध्यम से एक स्कूल सफलता के पथ पर चलता है। जैसा कि कहा जाता है, विजन और मिशन के बिना लोग नष्ट हो जाते हैं। यही बात स्कूलों पर भी लागू होती है। स्कूल विजन्स aim to shape individuals who not only do well academically but also become confident, forward-thinking contributors to society. This effort is more than just an educational approach. It's a transformative journey setting the stage for a future where ambitions become real accomplishments. स्कूल विजन या उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को आकार देना है जो न केवल शैक्षणिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करें बल्कि समाज के लिए आत्मविश्वासी, दूरदर्शी योगदानकर्ता बने। यह प्रयास सिर्फ एक शैक्षिक दृष्टिकोण से कहीं अधिक है। यह एक परिवर्तनकारी यात्रा है जो एक ऐसे भविष्य के लिए मंच तैयार कर रही है जहां महत्वाकांक्षाएं वास्तविक उपलब्धियां बन जाती हैं। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि किस तरह से एक स्कूल एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक्ट करता है। अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एक इफेक्टिव स्कूल के, यानी एक प्रभावी विद्यालय के विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहली विशेषता है अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। In addition to offering a healthy and respectful school climate, effective schools offer personalized instruction and small group interactions to increase student to teacher contact. सबसे पहली विशेषता क्या है, एक सहायक शिक्षण वातावरण। एक स्वस्थ और सम्मानजनक स्कूल माहौल प्रदान करने के अलावा प्रभावी स्कूल छात्र से शिक्षक संपर्क बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत निर्देश और छोटे समूह की बातचीत की पेशकश करते हैं।
यानी कि बच्चों और टीचर के बीच में और बच्चों में आपस में भी सब में छोटे मोटे इंटरैक्शंस होते रहे, सब अपनी बात को खुल के एक दूसरे के सामने रखें। इसी तरह से एक इफेक्टिव स्कूल काम करता है। दूसरा क्या है? फैमिली एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। Effective schools embrace the village mentality of leaning on family and community members to help with education. Support from parents and guardians is a vital. यानी परिवार और समुदाय की भागीदारी। प्रभावी स्कूल शिक्षा में मदद के लिए परिवार और समुदाय के सदस्यों पर निर्भर रहने की ग्रामीण मानसिकता को अपनाते हैं। माता पिता और अभिभावकों का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। इफेक्टिव स्कूल वो होता है जो पेरेंट्स और कम्युनिटी यानी सोसाइटी की पूरी इन्वॉल्वमेंट लेता हो बच्चों की एजुकेशन में। थर्ड इज इफेक्टिव स्कूल लीडरशिप। एनीवन हु हैज वर्कड इन अ स्कूल अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। एन इफेक्टिव स्कूल हैज गुड लीडर्स एट ऑल लेवल्स, प्रिंसिपल, फैकल्टी, स्टाफ, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड सो ऑन। प्रभावी विद्यालय नेतृत्व। जिसने भी किसी स्कूल में काम किया है वह मजबूत नेतृत्व के महत्व को समझता है। एक प्रभावी स्कूल में सभी स्तरों पर अच्छे नेता होते हैं, प्रिंसिपल, संकाय कर्मचारी, माता पिता, छात्र इत्यादि। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन इज द डिफरेंस बिटवीन अ टीम दैट वर्क्स वेल टुगेदर एंड अ टीम दैट फॉल्स अपार्ट। Schools that have teamwork mentality and good communication measures both within the school and as part of a greater community tend to perform best. सहयोग एवं संचार। उत्पादक संचार एक ऐसी टीम के बीच का अंतर है जो एक साथ अच्छा काम करती है और एक टीम जो अलग हो जाती है। यानी कि मान लीजिए एक ऐसा स्कूल है जिसमें जितने भी टीचर्स हैं या स्टाफ हैं या पेरेंट्स हैं, हर कोई आपस में डिस्कस करने के बाद किसी तरह की एक्टिविटी को स्कूल में कराता है। अपने आइडियाज़ को शेयर करने का मौका हर किसी को मिलता है। और वहीं एक दूसरा स्कूल है जहाँ पे कोई किसी से किसी तरह का डिस्कशन नहीं कर रहा है, पेरेंट्स को नहीं पता स्कूल में बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, या टीचर्स अपने मन से कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं, प्रिंसिपल को कुछ खबर नहीं है। ठीक है, वहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ कोलैबोरेशन है। जिन स्कूलों में टीम वर्क की मानसिकता होती है और अच्छे संचार उपाय होते हैं, स्कूल के भीतर और बड़े समुदाय के हिस्से के रूप में वे सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। When teachers are able to closely monitor student progress, they can make the appropriate adjustments to ensure each student's needs are being met. Effective schools incorporate frequent monitoring and offer support to students who need extra help. सीखने और सिखाने की लगातार निगरानी। जब शिक्षक छात्र की प्रगति पर बारीकी से नजर रखने में सक्षम होते हैं तो वे सुनिश्चित करने के लिए उचित समायोजन कर सकते हैं कि प्रत्येक छात्र की जरूरतें पूरी हो रही हैं या नहीं। प्रभावी स्कूल लगातार निगरानी को शामिल करते हैं और उन छात्रों को सहायता प्रदान करते हैं जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। सिक्स्थ है फोकस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इफेक्टिव स्कूल सपोर्ट स्टाफ इन ऑब्टेनिंग हाई क्वालिटी प्रोफेशनल डेवलपमेंट। केंद्रित व्यावसायिक विकास। प्रभावी स्कूल उच्च गुणवत्ता वाले व्यावसायिक विकास प्राप्त करने में कर्मचारियों का समर्थन करते हैं। तो मैंने आपको 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए हैं, आप कोई भी 5 इसमें से याद कर लीजिएगा जो भी आपको अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट टॉपिक है इमर्जिंग रोल ऑफ स्कूल इन चेंजिंग कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। यानी कि शिक्षा के बदलते संदर्भ में स्कूल की उभरती भूमिका। आज के बदलते युग में जिस तरह से एजुकेशन की डिमांड या उसकी इम्पोर्टेंस चेंज हो रही है, उसके कंटेक्स्ट में स्कूल किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है, यही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। The characteristics and the nature of changes that need to be reflected therein by school in response to the context and the nature of change influencing the school processes are as follows. यानी कि संदर्भ के जवाब में स्कूल द्वारा प्रतिबिंबित की जाने वाली विशेषताओं और परिवर्तनों की प्रकृति और स्कूल की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले परिवर्तन की प्रकृति इस प्रकार है। यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें स्कूल चेंज करेगा या जिनके ऊपर वो काम करेगा एजुकेशन की डिमांड्स को मीट करने के लिए। नंबर 1 इज पॉलिसीज। पॉलिसीज विल इन्वॉल्व बिलीफ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑल की एस्पेक्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन सच एज द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स दैट द स्कूल विल सर्व। नीतियों में संस्थान के सभी प्रमुख पहलुओं के बारे में विश्वास कथन शामिल होंगे, जैसे कि स्कूल किस प्रकार के छात्रों को सेवा प्रदान करेगा। The policies will define the institution's belief
about education such as whether it is child-centered or subject-centered, whether it believes that different children are differently abled where learning is concerned, whether it believes that all children from any race, ethnicity or gender are able to learn, etc. नीतियां शिक्षा के बारे में संस्थान की मान्यताओं को परिभाषित करेंगी, जैसे कि क्या वह बाल केंद्रित है या विषय केंद्रित है, क्या यह मानता है कि सीखने के संबंध में अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह से सक्षम हैं, क्या यह मानता है कि सभी बच्चे किसी भी जाति, जातीयता या लिंग से हैं आदि सीखने में सक्षम हैं। Based on these beliefs, policies regarding the teacher-student ratio, the fees, the kind of infrastructure, the facilities, the curriculum, the learning outcomes, the number and qualifications of teachers and staff to be employed will be determined and stated. इन मान्यताओं के आधार पर शिक्षक छात्र अनुपात, फीस, बुनियादी ढांचे के प्रकार, सुविधाएं, पाठ्यक्रम, सीखने के परिणाम, नियोजित किए जाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या और योग्यता के संबंध में नीतियां निर्धारित की जाएंगी और बताई जाएंगी। नेक्स्ट है करिकुलम। इट इज इम्पेरेटिव दैट पॉलिसीज रिगार्डिंग द करिकुलम आर डिसाइडेड बिफोर हैंड। द पॉलिसीज विल टेक केयर ऑफ काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी ऑफर्ड। Policy to be successful, the school will have to commit itself to a policy that will ensure proper support systems, especially in the case of specially abled students, girls, students from diverse racial, multicultural background, etc. पाठ्यक्रम। यह जरूरी है कि पाठ्यक्रम के संबंध में नीतियां पहले से तय की जाएं। नीतियां पेश किए जाने वाले विषयों के प्रकार का ध्यान रखेंगी। नीति को सफल बनाने के लिए स्कूल को खुद को एक ऐसी नीति के लिए प्रतिबद्ध करना होगा जो विशेष रूप से विकलांग छात्रों, लड़कियों, विविध नस्लीय, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों आदि के मामले में उचित सहायता प्रणाली सुनिश्चित करेगी। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इट्स डेवलपमेंट। इन एन इंस्टीट्यूशन द ह्यूमन रिसोर्स आर ऑल पीपल हु आर और कैन बी इन्वॉल्व इन अचीविंग द गोल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. This will include teachers, non-teaching staff, parents, and community. The most important of them all are teachers, as they are directly involved with students in their education. Teachers will have to be retrained, reskilled. Staff development will constitute an ongoing and sustained aspect of the school system. मानव संसाधन एवं उनका विकास। किसी संस्थान में मानव संसाधन वे सभी लोग होते हैं जो किसी संस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने में शामिल होते हैं या हो सकते हैं। इसमें शिक्षक, गैर शिक्षण कर्मचारी, अभिभावक और समुदाय शामिल होंगे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक है, क्योंकि वे सीधे छात्रों के साथ उनकी शिक्षा में शामिल होते हैं। शिक्षकों को पुनः प्रशिक्षित, पुनः कुशल बनाना होगा। स्टाफ विकास स्कूल प्रणाली का एक सतत पहलू होगा। नेक्स्ट इज पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। पेरेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कूल्स ह्यूमन रिसोर्स. They are the ones who wield influence on the belief systems, attitudes, values, and habits of the children who come to school. Therefore, it is imperative that they be treated as partners. माता पिता और समुदाय। माता पिता स्कूल के मानव संसाधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे ही हैं जो स्कूल आने वाले बच्चों की विकास प्रणाली, दृष्टिकोण, मूल्यों और आदतों पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि उनके साथ साझेदार के रूप में व्यवहार किया जाए। Some of the useful values that they can endorse at home are cooperation, non-discrimination, sharing, consistency, and discipline in work, earning respect through merit, etc. कुछ उपयोगी मूल्य जिनका वह घर में समर्थन कर सकते हैं वे हैं सहयोग, गैर भेदभाव, साझा करना, काम में निरंतरता और अनुशासन, योग्यता के माध्यम से सम्मान अर्जित करना आदि। The community being the larger body which consists of the parents as well can be invited to be a part of the vision of the school. समुदाय एक बड़ा निकाय है जिसमें माता पिता भी शामिल होते हैं, इसलिए उन्हें स्कूल के दृष्टिकोण का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स, यानी पेशेवर मूल्य और नैतिकता। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मूल्य और नैतिकता, इन दोनों शब्दों में अंतर क्या होता है। वैल्यूज एंड एथिक्स मीनिंग। मूल्य एवं नैतिकता अर्थ। Ethics refers to the guidelines for conduct
that address questions of morality. नैतिकता आचरण के लिए दिशा निर्देशों को संदर्भित करती है जो नैतिकता के प्रश्नों को संबोधित करते हैं. Values provide the principles and ideals upon which judgment is made of what is more important. मूल्य, सिद्धांत और आदर्श प्रदान करता है जिसके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है. सिंपल भाषा में कहें तो एथिक्स का मतलब होता है कि मॉरली क्या करना सही है और वैल्यूज का मतलब होता है कि सिचुएशन के हिसाब से क्या करना जरूरी है. एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स whilst values stimulate thinking. नैतिकता नैतिक सिद्धांतों की एक प्रणाली है जबकि मूल्य सोच को उत्तेजित करते हैं. Ethics compel a person to follow a particular course of action whilst values affect the emotional state of mind, acting as mentioned as a motivator. नैतिकता किसी व्यक्ति को कार्रवाई के एक विशेष पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए मजबूर करती है जबकि मूल्य मन की भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करते हैं, जैसा कि उल्लेख किया गया है, एक प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं. यानी नैतिकता इस बात पे ज्यादा बल देगी कि क्या आपके संस्कार हैं या क्या आपके सिद्धांत हैं, जबकि जो मूल्य होता है वो इस बात पे ज्यादा बल देता है कि आप दिल से करना क्या चाहते हैं या आपके मन के अकॉर्डिंग क्या चीज सही है. एथिक्स आर कंसिस्टेंट, अफेक्टिंग ऑल इक्वली. वैल्यूज में डिफर बिटवीन पीपल. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर वन मे नॉट बी इम्पॉर्टेंट फॉर अनदर. नैतिकता सुसंगत है, सभी को समान रूप से प्रभावित करती है. लोगों के बीच मूल्य भिन्न हो सकते हैं, जो एक के लिए महत्वपूर्ण है वो दूसरे के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है. एथिक्स डिटरमाइंस राइट और रॉन्ग. वैल्यूज डिफाइन प्रायोरिटीज इन लाइफ. नैतिकता सही या गलत का निर्धारण करती है. मूल्य जीवन में प्राथमिकताओं को परिभाषित करते हैं. अगर आपने लॉरेंस कॉल्बर्ग का हीन्स डायलेमा वाला एक्सपेरिमेंट सुना हो या पढ़ा हो तो उसमें था ना कि हीन्स नाम का एक आदमी था जिसकी वाइफ बीमार रहती है और उसके पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं होते. तो अब एथिकली अगर देखा जाए तो उसे चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके सिद्धांत कहते हैं कि चोरी करना गलत है. लेकिन यहाँ पे उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी अगर उसको टाइम पे मेडिसिन नहीं मिली तो उसकी वैल्यूज क्या कह रही हैं कि इस सिचुएशन में चोरी करना जरूरी है. तो ये तो था बेसिक एथिक्स और वैल्यूज के बीच में डिफरेंस. अब देखते हैं प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स ऑफ अ टीचर, यानी एक शिक्षक के व्यावसायिक मूल्य और नैतिकता. टीचर शुड मैनेज देयर प्राइवेट अफेयर्स इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन. यानी अपने निजी मामलों को पेशे की गरिमा के अनुरूप प्रतिबंधित करें. मतलब शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी पर्सनल लाइफ कभी भी उसकी प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट ना करे. सीक टू मेक प्रोफेशनल ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस थ्रू स्टडी एंड रिसर्च. यानी शिक्षक को अध्ययन और अनुसंधान के माध्यम से व्यावसायिक विकास को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए. रिस्पेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन एक्सप्रेसिंग हिज और ओपिनियन. शिक्षक को अपनी राय व्यक्त करने में छात्रों के अधिकारों और गरिमा का सम्मान करना चाहिए. डील जस्टली एंड इम्पार्शली विथ स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, जेंडर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. छात्रों के साथ उनके धर्म, जाति, लिंग, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक विशेषताओं की परवाह किए बिना न्यायपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए. Recognize the difference in aptitude and capabilities among students and strive to meet their individual needs. छात्रों के बीच योग्यता और क्षमताओं के अंतर को पहचानना और उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में प्रयास करना. Treat other members of the profession in the same manner as they themselves wish to be treated. पेशे के अन्य सदस्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि वे स्वयं चाहते हैं कि उनके साथ व्यवहार किया जाए. Speak respectfully to other teachers and render assistance for professional betterment. अन्य शिक्षकों से सम्मानपूर्वक बात करें और पेशेवर सुधार के लिए सहायता प्रदान करें. तो ये सारे हैं प्रोफेशनली टीचर के क्या बेसिक एथिक्स या वैल्यूज होने चाहिए. सो दैट इज इट. आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा. अब मिलते हैं हम अपने अगले यूनिट के साथ. प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो. एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है. सो टेक केयर एंड बाय बाय.